नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है सिविक्स के पोर्शन का। अगर आप लोग सिलेबस को देखेंगे तो सिविक्स के पोर्शन में बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से ये नाम दिया हुआ है संघवाद, या इंग्लिश में लिखा हुआ है फेडरलिज्म। क्या है इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। एनसीईआरटी का टॉपिक है। सीधे सीधे परीक्षा में यहाँ से मुझे लग रहा है 1 से 2 प्रश्न आएंगे आप लोगों के टीजीटी सोशल साइंस में। और आप लोग शायद कंफ्यूज भी हो जाओगे कि ये क्या, ये क्वेश्चन इसी चैप्टर का है। तो हमें बहुत डिटेल में इसको लेके चलना है आगे। और जब आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अगर संविधान एक बार भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो ये चैप्टर समझने में थोड़ा सा आसान लगेगा आपको, या इजी लगेगा, या सुना सुना लगेगा। अदरवाइज ये प्योर थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि संघवाद क्या होता है। हिंदी में अगर बोले, संघ मतलब छोटे छोटे राज्य, है ना, समूह। ये अगर मौर्य काल से अगर आप इस वर्ड को सुनेंगे तो ये वर्ड आपको ना मौर्य काल में संघ होता था, है ना, जो इंपॉर्टेंट बॉडी होती थी उसे संघ बोलते थे। और इंग्लिश में इसको फेडरलिज्म या फेडरल सिस्टम बोला जाता है। क्या है ये सब कुछ, है ना। तो मैं पहले बता दूं कि ये एक प्रकार का गवर्नमेंट सिस्टम है ना, जो सरकार का एक रूप है। ये साधारण भाषा में अगर मैं बोलूं कि ये दुनिया भर में विभिन्न प्रकार की सरकारें होती हैं, उसी में एक सरकार चलाने का, शासन चलाने का एक स्वरूप है ना, कि किस स्थिति में, किस स्वरूप में किसी एक पर्टिकुलर जगह का शासन चल रहा है ना। इसको बोलते हैं फेडरलिज्म, हिंदी में संघवाद, और साधारण भाषा में सरकार चलाने का एक समूह। कैसा समूह? ऐसा समूह, सरकार चलाने का वो स्वरूप जिसमें जो ताकत है, जो शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, है ना, वो एक से ज़्यादा लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, बटी हुई है, डिसेंट्रलाइज्ड है ना, यूनिफाइड नहीं है, एक ही जगह पे नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है, एक जगह से ज़्यादा जगह पे, लगभग 2 जगहों पे है। ऐसे शासन की व्यवस्था को फेडरलिज्म या संघवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1 मिनट मुझे जरा कुछ चेक करने दीजिए। कई बार क्या होता है कि जब हम फ़ोन से रिकॉर्ड करते हैं ना तो रिकॉर्डिंग बीच में बंद हो जाती है। खैर, ये है संघवाद। बहुत सारे देश इसका एग्जाम्पल है, भारत भी इसका एक एग्जाम्पल है, और अमेरिका भी इसका एक एग्जाम्पल है। दोनों संघीय व्यवस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंतर है। तो क्या है चीज़ें, उसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। वो शासन व्यवस्था जिसमें सरकार की जो ताकत है, एक ही जगह पे, मतलब एक ही सरकार से शासन नहीं चलता, कई सारी सरकारें होती हैं। अब आप लोग देखेंगे, एक तो भारत में क्या है, भारत के बारे में अगर आप सोचिए, भारत में एक भारत सरकार है ना, जिसमें प्रधानमंत्री का पद, राष्ट्रपति का पद बड़ा ऊंचा है। और वैसे ही हर राज्य की अपनी सरकार है। 28 राज्य हैं हमारे, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, है ना। और 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज बिल्कुल एकजुट हैं, और जब ये एकजुट होती हैं तो इन्हीं को भारत बोला जाता है। तो ये क्या है, 28 राज्य यूनियन टेरिटरी, संघ है ना। मतलब ये छोटे छोटे राज्य हैं, और इन राज्यों को जब मिला तो एक बड़ा संघ बना, जिसको भारत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भारत क्या है, राज्यों का संघ है ना, उनका यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट। तो इसमें क्या है, एक ही जगह की आबादी, अगर आप, कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रहता है, कोई व्यक्ति दिल्ली में रहता है, तो एक ही व्यक्ति के ऊपर अलग अलग शासन कार्य कर रहे हैं। एक केंद्र सरकार कार्य कर रहा है, उस स्टेट की गवर्नमेंट भी कार्य कर रही है। और उसके बाद भारत में तो स्थानीय शासन भी है। 1992 के बाद से जो पंचायती राज सिस्टम और शहरी निकाय का व्यवस्था जो आ गई थी, उसके बाद से उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिल गया। हमारे संविधान में तो फेडरल सिस्टम बताया गया था, और 2 भागों में, 2 स्तरों में सत्ता को बांटा गया था, है ना। लेकिन हमने इसको और बेहतर किया, और हमने तीसरा स्तर भी खोज लिया, जिसको बोलते हैं पंचायती राज व्यवस्था। हमारे देश में आप देखोगे ना, शक्तियाँ 3 जगह बटी हुई हैं, एटलीस्ट शक्तियों का बंटवारा है। तो ये क्यों होता है? जितना ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन है, जितना ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन है, ऑटोनमस सिस्टम है, जितना ज़्यादा स्वायत्तता दी गई है राज्यों को, उतना ही उत्कृष्ट वो फेडरल सिस्टम, वो संघवाद माना जाता है। ठीक है जी, सीधा सीधा मतलब ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्यों को जितनी ज़्यादा आज़ादी होगी, वो संघवाद के ज़्यादा नज़दीक आपको पाएगा। ठीक है, तो इसी के आधार पे संघवाद की भी छोटी छोटी परिभाषाएं हुई हैं। इस लेक्चर को जरूर प्लीज़ ध्यान से सुनते रहिएगा। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये चैनल टोटली डेडिकेटेड है टीचिंग एग्जाम्स के लिए। हमारा जो मेन चैनल है एम विद राकेश, वो जीएस की परीक्षाओं के लिए, खासतौर से पीसीएस और उच्च स्तर की परीक्षाओं के लिए। इस चैनल पर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिएगा। अभी डीएसएसबी के लिए हम लोग कर रहे हैं चीज़ें, इसके बाद यूपी की परीक्षाएं आने वाली हैं, ईएमआरएस के ऊपर काम होने वाला है, और केवीएस, एनवीएस, रीट की हम जो भी परीक्षाएं आती है उस पर काम होता है। तो आप ये देखिए, हम इंडिया की जैसे बात कर रहे थे, तो भारत भी क्या एक फेडरल सिस्टम है। लेकिन भारत के फेडरल सिस्टम को अगर आप देखोगे तो क्या है, भारत के फेडरल सिस्टम में ना थोड़ा सा जो सेंटर है, जो केंद्र है, वो
ताकतवर है थोड़ा सा। हमारे संविधान ने भारत को संघ तो बनाया, संघवादी का तत्व तो दिया, लेकिन पूर्ण रूप से संघवादी नहीं हम लोग क्वाशी फेडरल हैं। क्वाशी मतलब अर्ध संघीय, हम लोग अर्ध संघीय। क्यों? पूरे फेडरल नहीं है। क्यों है? क्योंकि विशेष चीज़ों में जब हम ध्यान से अपने सिस्टम को देखते हैं तो ज़्यादातर जो पावर्स हैं उसमें जब सत्ता की ताकत की बात होती है तो केंद्र के पास थोड़ी ज़्यादा ताकत देखने को मिलती है। ठीक है ना? आप देखेंगे कि कई बार जब चीज़ें ऐसी विवाद की स्थिति आती है तो उसमें जो केंद्र सरकार होती है उसके पास ताकत अधिक मिलती है ना? कई सिचुएशन ऐसी आती है कि जो शक्तियों का बंटवारा हो रखा है, हम अभी पढ़ेंगे राज्य सूचियाँ, संवर्धित सूची, संघ सूची, उसमें राज्य सूची के ऊपर भी कानून केंद्र बना लेता है, जबकि ऐसा नियम अलग अलग बटे हुए हैं ना। फिर भी तो भारत का जो क्या है वो क्वाशी फेडरल है। ठीक है, भारत प्योर फेडरल नहीं है, प्योर संघवाद नहीं है, क्योंकि भारत के राज्य भारत की केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के साथ ही चलते हैं, है ना। अगर वो सही से कार्य नहीं करेंगे तो राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। देखो यहाँ केंद्र मौजूद है, आर्टिकल 356 का सीधे सीधे प्रयोग हो जाएगा, है ना। तो ये एक स्वरूप है फेडरल का। अब देखिए फेडरल सिस्टम क्या है, हमें पढ़ने की नीड क्या है, बिकॉज ये दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित लोकतंत्र को चलाने की एक व्यवस्था है। भारत भी एक लोकतंत्र है और दुनिया के जो बड़े लोकतंत्र हैं लगभग वहाँ ये व्यवस्थाएं प्रचलित हैं। अब ये संघवाद कितने प्रकार का होता है ना। टाइप ऑफ फेडरलिज्म, सबसे पहले है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, फेडरल सिस्टम या फेडरलिज्म, इकट्ठा सबको एक साथ जोड़ के रखने वाला संघवाद, सबको एक साथ जोड़ के रखने वाला। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग ना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो, इसके नोट्स बना लेना भाई, इसकी भी थ्योरी हो, इसका भी क्वेश्चन होंगे। मतलब इस संघवाद में क्या है, इसमें ना राज्यों को जोड़ा जाता है और उसका संघ मतलब कि इसमें जो ज़्यादातर पावर होती है वो सेंटर की तरफ होती है, केंद्र के पास ज़्यादा पावर होती है और उतनी ताकत होती है कि सारे राज्यों को जोड़ के रखे। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया। इंडिया में किस प्रकार का लोग फेडरलिज्म है, होल्डिंग टुगेदर, मतलब सभी स्टेट्स को इकट्ठा करके उसके रखा हुआ, ये फेडरलिज्म है। ऐसे फेडरलिज्म में क्या होता है कि केंद्र के पास ज़्यादा ताकत होती है, राज्यों के पास थोड़ी कम ताकत होती है, शासन व्यवस्था अलग अलग होती है। आप देखोगे तो यूपी गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उड़ीसा गवर्नमेंट सारी अलग अलग है, उनकी पूरा सिस्टम अलग है ना। लेकिन अंततः वो भारत सरकार जो है अंततः वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुपरसीड नहीं कर सकते किसी सिचुएशन में, है ना। तो ये हो गया आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, मतलब ऐसा संघवाद जिसमें राज्यों को बस जोड़ के रखा गया है। ठीक है, और अधिकतर जो थोड़ा सिस्टम उसमें एकीकृत है, मतलब कि अगर विवाद की स्थिति आती है, किसी जब डिसीजन लेने की फाइनल कोई ऐसा डिसीजन लेने की समय आती है जिसमें कि राष्ट्र की बात होती है, तो वहाँ जो केंद्र होता है वो सरकार बलशाली हो जाती है। जैसे इमरजेंसी प्रोविजन आप देखेंगे, सीधा सीधा इसमें आपातकालीन जो उपबंध दिए गए हैं वो केंद्र सरकार के हाथ में सीधे सीधे दिए गए हैं, है ना। ऑल इंडिया पोस्टिंग्स, ऑल इंडिया जो सर्विसेज की जो है, ऑल इंडिया सर्विसेज वाले जो चीज़ें हैं वो केंद्र के बारे में बताती हैं, बड़ी संस्थाएं जो केंद्र के द्वारा चलती हैं। अब देखिए दूसरा सिस्टम क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अब इसमें क्या है, जिसमें राज्य ना एक साथ नज़दीक आए हैं, है ना, जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े राज्य मिलके एक बड़ा राज्य, बड़ा देश बना है, बड़ा एक संघ बना है ना। उसको कमिंग टुगेदर मतलब बहुत सारे अलग अलग राज्य आए और मिलके एक बड़ा संघ बन गया, उसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। और इसमें ना राज्यों को काफ़ी छूट होती है पहले के मुकाबले, राज्यों की ऑटोनमस ताकत ज़्यादा होती है और उनके जो अधिकार होते हैं वो लगभग बराबर होते हैं, अगर कम नहीं होते तो, है ना। जैसे यूएस में अगर आप देखोगे तो यूएस 50 राज्यों का एक संघ है और वहाँ के जो राज्य हैं उनको बहुत ज़्यादा आज़ादी है ना, बहुत ज़्यादा आज़ादी है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, आप देखोगे वहाँ हर स्टेट्स की अपनी नागरिकता है। भारत में क्या उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक है, सब भारत के नागरिक हैं। क्या दिल्ली का नागरिक या भारत का नागरिक, ऐसा नहीं है। यूएस में देखो क्या है, हर यूएस के लोगों के पास दो नागरिकता है, एक तो यूएसए की नागरिकता है और एक जिस स्टेट में रहता है उस स्टेट की नागरिकता। अगर कोई सैन फ्रांसिस्को का है तो सैन फ्रांसिस्को की भी नागरिकता है उसके पास, और उसके पास स्टेट्स की भी, मतलब कि यूएस की भी नागरिकता है। तो ये इसमें क्या है, इसमें राज्यों को ना शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं। शक्तियाँ मतलब पहले के मुकाबले, है ना, क्या अलग होती है कि मुकाबले ज़्यादा होती हैं। ठीक है, शक्तियाँ इंक्रीज हो रही हैं, सारी बातों के लिए बाउंड नहीं होते हैं वो, उनके पास
स्वायत्तता ज़्यादा होती है इस प्रकार के फेडरलिज्म में। ठीक, तीसरा आता है एसिमेट्रिकल, मतलब बिल्कुल सम्मित, असम्मित बिल्कुल। तो कमिंग टुगेदर जो फेडरल सिस्टम है उसमें क्लियर हो गया कि राज्यों को इकट्ठा किया गया है और उन सभी राज्यों को उनकी बराबर की स्वायत्तता के साथ, बराबर के ऑटोनॉमी के साथ, ज़्यादा ताकत के साथ एक स्टेट डेवलप हुआ है, एक बड़ा राज्य मतलब जिसके देश बोला जाएगा वो डेवलप हुआ है और उनको साथ लेके वो चल रहा है। जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड मैंने बताया इसका बेस्ट एग्जांपल है। सिटीजनशिप इसका बेस्ट एग्जांपल है कि कैसे स्टेट्स को भी सिटीजनशिप मिली हुई है। जो पहली व्यवस्था है जिसमें व्यवस्था थोड़ी एकात्मक है, थोड़ी क्वाशी फेडरल है, जिसमें जो सेंटर है उसको थोड़ी ज़्यादा ताकत है, यहाँ वो चीज़ें कम है, यहाँ सेंटर और स्टेट को लगभग बराबर ताकत है। तीसरा सिस्टम आता है असिमेट्रिकल। आप लोगों को ये लिखा हुआ दिख रहा होगा बिकॉज मैंने बताया था जब फ़ोन से रिकॉर्डिंग करते हैं कई बार स्पेस का इशू होता है। पूरा लेक्चर शूट कर लिया 25 मिनट का और इसके बाद वो लेक्चर मतलब शूट ही नहीं हुआ, खैर वो चिल्लाता रह गया मैं। तो यहाँ से मैं दोबारा कर रहा हूँ, पूरा लेक्चर मैंने रेडी कर लिया था, देखो है ना, पूरा कितना बढ़िया लेक्चर रेडी हुआ था। खैर हम उसी के बाद फिर आगे चलते हैं और तीसरे वाले पोर्शन में चलते हैं कि तीसरा हमारा जो संघीय सिस्टम है या फेडरल सिस्टम है, संघवादी सिस्टम है, वो तीसरा स्वरूप कैसा होता है? एसिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल मतलब असमान। इसमें क्या होता है, जो केंद्र होता है और जो उसके अंदर स्टेट्स हैं उसमें हर स्टेट को बराबर ताकत नहीं है, बराबर के राइट्स नहीं है, कुछ को विशेष राइट्स मिले होते हैं। जैसे कनाडा का बड़ा अच्छा एग्जांपल है, क्यूबेक शहर जो है उसका, क्यूबेक राज्य है, उसको विशेष अधिकार मिले हुए हैं। इथियोपिया का एक शहर है, इंग्रे करके है, या शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा नाम, उसको विशेष अधिकार मिले हुए हैं। तो ये व्यवस्था होती है जिसमें राज्यों में कुछ को विशेष अधिकार या विशेष ताकत आप कह सकते हैं मिले हुए हैं। कुछ समय पहले तक भारत में भी एक राज्य को या विशेष अधिकार मिले होते, जैसे कश्मीर इशू था, अब तो चीज़ें से ख़त्म हो चुकी हैं। खैर, तो ये तीसरा व्यवस्था हो गई। तो तीन ही संघीय व्यवस्थाएं हो गई और जो खास तौर से डेमोक्रेसी में पनपती हैं, और ये तीनों एक प्रकार के शासन के स्वरूप हैं। आप देखेंगे तो जो संघवाद है वो बेसिकली एक आइडियल फेस दिखता है हमारा डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी या लोकतंत्र कैसे मजबूत बने उसका एक बड़ा ही उदाहरण है। क्योंकि संघवाद की बेसिक जान क्या है, अगर एक क्वेश्चन पूछूं तो अलग अलग स्तर पे सरकारें होना। तो अलग अलग स्तर पे सरकार होने से क्या मिलेगा? इसमें ताकतों का बंटवारा हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट होगा। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सत्ता का एक केंद्र ना होकर अनेक केंद्र होना। जैसे भारत में है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकारें, है ना, पंचायती सिस्टम, नगर पालिकाएं, नगर निगम। तो इससे क्या होगा, जनता सत्ता से ज़्यादा नज़दीक महसूस करेगी अपने आप को, सत्ता के साथ ज़्यादा बेहतर भागीदारी होगी, लोकतंत्र और मजबूत होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि संघीय सिस्टम में विकेंद्रीकरण इसका एक बहुत बढ़िया चरित्र होता है, बढ़िया से दिखता है, और ताकतें अलग अलग जगहों पे होती हैं, अलग अलग तरीके से इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। आप देखोगे जो फेडरल सिस्टम में आप देखोगे सब जैसे इंडिया का मैं आपको एग्जांपल दूं, भारत में जो शासन व्यवस्था है वो बिल्कुल ताकतें बटी हुई हैं। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। जो एग्जीक्यूटिव है जिसे कार्यपालिका बोलते हैं और एक लेजिस्लेटिव है जिसे विधायिका बोलते हैं, जुडिशरी है। हम जिसको चुनाव में जिता के भेजते हैं वो कहलाते हैं विधायिका, जो जाते हैं संसद में, विधानसभा में जाते हैं। ठीक है, फिर इनका क्या काम होता है, कानून बनाते हैं भाई ये लोग, और इन्हीं कानूनों से एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका है वो शासन चलाती है। इसके बाद जो जुडिशरी है वो न्याय का कार्य करती है। लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, है ना, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग प्रकार के कोर्ट हैं। और देखो तीनों जगहों पे सब इंडिपेंडेंट हैं, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। ये क्या इस संघवाद का ही तो स्वरूप दिखता है आपको। सबको अपनी अपनी आज़ादी है। नहीं तो जब जुडिशरी इन्फ्लुएंस हो जाए, जब कार्यपालिका इन्फ्लुएंस हो जाए तो कार्य कैसे चलेगा, लोकतंत्र चलना आसान नहीं रह जाएगा। ठीक है ना। लेजिस्लेटिव के ऊपर भी कई बार देखोगे कि जुडिशरी का काउंटर चेक है। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 13 आप चाहे तो देख लो, या सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे आप देखोगे जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जब भी फेडरल सिस्टम चरमराने की कोशिश करता है, सुप्रीम कोर्ट सेवियर हो जाता है, आके बचाता है कि नहीं, अधिकारों को बंटवारा, सारी कहानी अधिकारों को लेके है। घर में भी अगर 4 बच्चे हैं और अधिकार बराबर नहीं बटे हैं, आज तो देर सवेर समस्या आएगी निश्चित रूप से। माँ बाप ने अगर सही प्रकार से चीज़ें नहीं, फेडरल सिस्टम नहीं अपनाया, समस्या आएगी, है ना। अब घर में पिताजी थे, 4 बच्चे थे, चारों की शादी हुई, थोड़ी ताकत उन्हें देनी पड़ेगी भाई, है ना, नहीं तो समस्याएं आती हैं, जनरल सी बात है। खैर आगे चलते हैं। पिलर्स टू फेडरल सिस्टम, हमारी संघीय व्यवस्था के स्तंभ क्या हैं, मतलब कौन सी वो चीज़ें हैं जो संघीय व्यवस्था को मजबूत बनाती हैं, फेडरल सिस्टम को मजबूत बनाती है, कहीं का भी हो चाहे। पहला है हमारे यहाँ का तो सुप्रीम कोर्ट। किसी भी देश में कोर्ट जो है वो चेक एंड बैलेंस रखता है सिस्टम पे।
कि क्या सरकारें ठीक कार्य कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट देख लीजिए, हमारी जो विधायिका उसको कितना काबू में करने की कोशिश करती हैं। कई बार हमारे शासन में जो कुछ कमियां रह जाती हैं उसको सुधारने की कोशिश की थी। मान लो किसी केंद्र में और राज्य में ही शक्तियों को लेकर समस्या हो जाए, विवाद हो जाता है, तो उसका बंटवारा यही करते हैं, चीज़ों को मेंटेन करते हैं। और दो राज्यों में समस्याएं होती हैं, बंटवारा करते हैं, कार्य करते हैं। तो जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा रोल है। तो एक स्वस्थ संघीय व्यवस्था में एक अच्छे उच्चतम सुप्रीम कोर्ट का या सर्वोच्च न्यायालय का एक होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन भी है। आप देखो हमारे संविधान का संरक्षक के रूप में दिखता है ये। आर्टिकल 13 इसका बेस्ट एग्जांपल है ना। फिर बेसिक स्ट्रक्चर को भी डिफाइन इन्होंने किया था। दूसरा है नीति आयोग जैसी संस्थाएं या प्लानिंग कमीशन जैसी संस्थाएं या वो संस्थाएं जो कि केंद्र और राज्यों में रिसोर्सेज का बंटवारा करती हों, है ना, चीज़ों का बंटवारा करती हों और बराबरी की बात करती हों, और मतलब कहा जाए कि रिसोर्सेज सही प्रकार से सही जगहों तक पहुँचें उसका कार्य करती हूँ। पहले प्लानिंग कमीशन था, फिर नीति आयोग बना, नीति निर्धारण हो, फिर उस प्रकार से कार्य होते हों। फिर है इंटर स्टेट काउंसिल जैसी संस्थाएं, अंतर्राज्यीय संस्थाएं। आप देखोगे हमारे देश में अंतर्राज्यीय संस्थाएं हैं जिसमें एक राष्ट्रपति प्रमुख होता है। ये संस्थाएं आपस में एक दूसरे की समस्याएं, विवादों को हल करना और संघीय ढांचे को मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान होता है इसका, ये जरूरी है। फिर नीचे फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 आप जानते होंगे, वित्त आयोग जिसे बोलते हैं, फाइनेंस कमीशन। ये केंद्र और राज्य में शक्तियों के साथ साथ पैसे का बंटवारा करता है कि 1 रुपया अगर कमाई हो रही है तो उसमें उस राज्य की कितनी इनकम है और सेंटर की कितनी इनकम है, सारा अधिकारों का बंटवारा होता है। मतलब जितना स्पष्ट और क्लियर चीज डिवीजन रहेगा पावर्स का, उतना बेहतर फेडरल सिस्टम मजबूती से कार्य करेगा। और दोनों जितने भी पावर के सेंटर्स हैं वो सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो सारी चीज़ें बेहतरी की ओर काम करेंगी। अब आगे की ओर अगर हम देखें, हमारे संघवाद को या किसी भी देश के फेडरल सिस्टम को चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। सबसे बड़ा है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद की समस्या किसी भी संघ को खराब कर सकती है। अब कोई विशेष राज्य हो, कोई खास राज्य हो, वो अपनी अधिकता थापे कि नहीं हम ही मजबूती रहेंगे, हमारी ही वैल्यू रहे, तो संघीय ढांचा तो चरमराएगा ना। संघीय ढांचा सबको साथ लेके, सबको समान अधिकारों के साथ लेके चलने की वकालत करता है। जो कमजोर रह जाए उसे मजबूत होने की बात करता है ना। तो क्षेत्रीयता से डर है इसको। दूसरा है कि डिवीजन ऑफ पावर्स, पावर्स का बंटवारा सही से हो, पावर्स का सेग्रेशन सही से हो, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर इसमें कहीं भी विवाद होता है तो समस्या आती है। आप देख लीजिए भारत सरकार और दिल्ली सरकार के में अधिकारों को लेकर कितनी बड़ी समस्या है। फिर आता है अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, जो राज्यों को बराबर रिप्रेजेंटेशन ना मिल पाना कई बार, ये भी हमारे फेडरल सिस्टम को चोट पहुंचाता है। इससे भरोसा हमारा कम होता है। तो राज्यों का ये इंश्योर होना चाहिए कि सभी राज्यों को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिले। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि साउथ इंडिया बोलता है कि जनसंख्या के आधार पर ना रिसोर्सेज उन स्टेट्स को ज़्यादा दे दी जाती है जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ जनसंख्या कम है तो क्या हमारी क्या गलती है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो ये भी कई बार चीज़ें समस्यादायक होती हैं। फिर सेंट्रलाइज अमेंडमेंट सिस्टम, जो अभी हम देखो इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो भारत सरकार जो केंद्र सरकार है उसके पास थोड़ी सी पावर ही ज़्यादा है, जैसे अमेंडमेंट करने की पावर, इमरजेंसी प्रोविजन रखने की पावर, है ना। बहुत सारे चीज़ों पे केंद्र सरकार को ही अधिकार होते हैं, तो वो भी कई बार थ्रेट की तरह फेडरल सिस्टम में दिखने लगते हैं। उसके बाद अगर देखें नीड क्यों है, ज़रूरत क्यों है, आवश्यकता क्यों है, संघीय व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है, ताकि हमारी विविधता बनी रहे, हम विविधता में एकता एक गुलदस्ते की तरह रहें। उसके साथ साथ हमारी डेमोक्रेसी बहुत वाइब्रेंट है, हमारी डेमोक्रेसी उतनी उत्कृष्ट रहे। आप देखो पहले 1992 से पहले पंचायती चुनाव कभी हुए कभी नहीं हुए, बाद में जब पंचायती राज व्यवस्था हमारे संवैधानिक दर्जा मिला उसके बाद हमारा तीसरा जो पिलर हमारा पावर का बन के उभरा, कितना वाइब्रेंटली लोगों की भागीदारी बढ़ गई है ना। तो डेमोक्रेसी मजबूत होगी ना। दूसरा पॉइंट है हमारे अधिकार और हमारी स्वायत्तता, हमारी ऑटोनॉमी और हमारे राइट्स इंटैक्ट रहते हैं, मजबूत रहते हैं। हमारी क्वालिटी हमको शासन मिले वो अच्छा मिलेगा इससे, अगर फेडरल सिस्टम होगा तो। अब यूपी की भी स्टेट गवर्नमेंट रूल कर रही है, सेंटर की भी रूल कर रही है, तो कार्य होते हैं, बेहतरी की ओर कार्य होते हैं, है ना। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास का काम होना, समावेशी विकास होगा भाई, बिल्कुल बिल्कुल होगा। नेक्स्ट है, अब मैंने जैसे बताया था कि हमारे देश में अगर आप देखो कि पावर सेग्रेशन केंद्र के आधार पर, मतलब कि शासन करने के आधार पर भी देखो कितना बटा हुआ है, कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, और ये सब इंडिपेंडेंट होते हैं और एक दूसरे के साथ एक तरह से मिलकर कार्य करते हैं, और सबका अपना अपना डोमेन होता है और कोई किसी के डोमेन में झांकता नहीं है ना। तो ये क्या फेडरल सिस्टम का बहुत अच्छा असर है ना। अगर ये इन्फ्लुएंस करने लगे दूसरे को तो सही प्रकार से एक निष्पक्ष शासन प्रणाली कार्य कर ही नहीं पाएगी, है ना। इसके बाद में क्या कह रहा था, हाँ, हमारे देश में जो हम शक्तियों का बंटवारा हुआ है, कैसे हुआ है, शक्तियों क्या होती हैं, आपके हाथ में क्या पावर है कि आप जो बोले वो हो जाए।
तो लोकतंत्र में बोलने से तो होता नहीं है, कानून बनाने से चीज़ें होती हैं। तो जिसके पास कितने कानून बनाने की ताकत है वही उसकी असली ताकत है। तो हमारे देश में संविधान में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया कि किस टॉपिक पे किसके कानून वैलिड होंगे, किसका कानून कहाँ चलेगा। तो संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, 3 लिस्ट बनाई गई हैं, आप देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें संघ सूची में जो टॉपिक्स दिए गए हैं उन टॉपिक्स पे सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है और वो पूरे देश पे इम्प्लीमेंट होंगे। उसमें उस टॉपिक पे कानून बनाने का राइट स्टेट के पास नहीं होता है। जो लिस्ट दे दी उस लिस्ट पे उसी शासन व्यवस्था का अधिकार है। अब जैसे विदेश नीति है, विदेश नीति संघ सूची में आता है। विदेश नीति के ऊपर जो भी कानून बनाएंगे भारत सरकार बनाएगी, कोई राज्य सरकार का अपनी विदेश नीति नहीं होगी कि यूपी की अलग विदेश नीति, महाराष्ट्र की अलग विदेश नीति, ऐसा नहीं। राज्य सूची के अंतर्गत वो विषय होंगे जिसमें राज्य अपने आप कानून बना सकता है, उसे केंद्र से पूछने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा है संवर्ती सूची, वो विषय जिसमें कि राज्य भी कानून बना देगा, केंद्र भी कानून बना देगा। जैसे एजुकेशन हो गया, आप किसी स्टेट गवर्नमेंट के भी कॉलेज इंस्टीट्यूशन देखते होंगे, सेंटर के भी इंस्टीट्यूशन देखते होंगे, है ना। तो ये 3 प्रकार से शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। इससे क्या होता है कि हमारा फेडरल सिस्टम मजबूत होता है और ये बहुत अच्छा उसका लक्षण है ये, है ना। तो संघवाद को अगर देखा जाए तो एक प्रकार से एक मजबूत लोकतंत्र को बनाने के लिए संघवाद एक बहुत बेहतर प्रकार की शासन व्यवस्था है। और बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो ये एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता एक जगह केंद्रित होकर नहीं रहती है, वरन अलग अलग जगह पे केंद्रित हो जाती है, कम से कम 2 जगहों पे, है ना, जैसे सेंटर स्टेट, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अंततः बहुत मेहनत के साथ ये लेक्चर कंप्लीट होता है। टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ जाइएगा। एम विद राकेश के नाम से आप सर्च करेंगे, मिल जाएगा। 17,500 के आसपास हम लोग हैं, जोड़ लीजिए। वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ देता रहता हूँ। जैसे मैंने भी बुक की पीडीएफ दी थी, उसको फटाफट उसमें शुरू के जो कुछ चैप्टर मैंने बताए थे वो कर लीजिएगा। हमारे वो वेस्टर्न थिंकर्स का था वो। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग थियोरेटिकल किस बाद हम एमसीक्यूज करेंगे इस टॉपिक से। तो जो हमारा रेस्ट ऑफ द डाउट्स अगर कुछ होते हैं तो एमसीक्यूज हमारे क्लियर हो जाएंगे, फिर टॉपिक हमारा डन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।